आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे इकोलॉजी पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी यह जीव विज्ञान का भी एक पार्ट होता है, उसके साथ साथ यह भूगोल या ज्योग्राफी का भी एक पार्ट होता है। आज हम समझने वाले हैं इकोलॉजी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के कौन कौन से घटक होते हैं और इकोलॉजी को हम कितने भागों में डिवाइड करके आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव और पृथ्वी के चारों ओर, जैसे पहले तो ये जान लीजिए पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, फिर पृथ्वी के चारों ओर जैसे मृदा जल वायु के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। मतलब हुआ कि पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं का संबंध मृदा जल वायु के बीच कैसा है, उसके अध्ययन को ही हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं का संबंध वातावरण से कैसे है, उसी के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। कब किया था? 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं हम इकोलॉजी को अध्ययन के लिए इसे और सरल भागों में डिवाइड कर दिया गया। इकोलॉजी मैंने आपको बता दिया और एक इसमें डिवाइड किया गया इकोसिस्टम को। इकोलॉजी को ही डिवाइड करके इकोसिस्टम बना दिया गया। उसके अध्ययन को और सरल बनाने के लिए इकोलॉजी मैंने बता दिया, इकोलॉजी एक व्यापक रूप होता है। इकोलॉजी मतलब कि पूरी पृथ्वी ही एक इकोलॉजी है, जबकि इकोसिस्टम बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र भी हो सकता है और बहुत ही विशाल क्षेत्र भी हो सकता है इकोसिस्टम, यानी कि इसे हम परितंत्र बोलते हैं इकोसिस्टम को हिंदी में। आइए बात कर लेते हैं इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र क्या होता है। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो एजी टॉन्सले ने किया था। इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र का सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। परितंत्र मैंने बताया, परितंत्र एक छोटा भी क्षेत्र होता है, परितंत्र एक विशाल क्षेत्र भी होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे इस रोम का इकोसिस्टम क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कैसे है, यहाँ पर कैसे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार से रहते हैं, तो उन जीव जंतुओं का प्रभाव हमारे इस टेम्परेचर पर कैसा पड़ेगा और यहाँ का टेम्परेचर उन जीव जंतुओं के ऊपर कैसा पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। समुद्र का भी एक तरह का इकोसिस्टम अलग होता है, उसे हम जलीय परितंत्र कहते हैं। एक घास स्थल का इकोसिस्टम अलग होता है, उसे हम घासीय परितंत्र कहते हैं। जैसे ये घास स्थल है, ठीक, ये घास स्थल है, इस घास स्थल में रहने वाले जीव जंतु का प्रभाव इस घास पर कैसा पड़ेगा, इसी के अध्ययन को हम इकोसिस्टम या परितंत्र कहेंगे। ये एक विशाल क्षेत्र समुद्र है, समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका संबंध समुद्र पर या जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल का संबंध या जल का रिलेशन उनके जीव जंतुओं पर कैसा है, उसी के अध्ययन को हम जलीय परितंत्र या फिर वाटर इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है, इसे हम जलीय परितंत्र कहेंगे। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा परितंत्र जो है महासागरीय परितंत्र होता है। सबसे विशाल परितंत्र जो होता है, सबसे विशाल इकोसिस्टम वो किसका होता है? महासागरीय परितंत्र होता है। महासागर का सबसे विशाल परितंत्र होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे विशाल परितंत्र किसका होता है, तो ऑप्शन कैसा रहेगा? महासागर, पृथ्वी या फिर वायु, या फिर एक और दे देगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, ठीक, इस तरह से चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे विशाल जो परितंत्र होता है वो महासागरीय परितंत्र होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब आगे, जैसे यहाँ पर मृदा का परितंत्र अगर बात करें, मृदा से संबंधित जितने भी जीव जंतु हैं इसे हम भूमि परितंत्र कहेंगे, ठीक है। मृदा का संबंध जीव जंतु से कैसे है और इनका फिर जीव जंतु का संबंध मृदा से कैसे है, ठीक, तो इसे हम भूमि परितंत्र कहेंगे। तो परितंत्र मैंने बताया, परितंत्र जो इकोसिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर बात करें दोनों में डिफरेंस, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या होता है? इकोलॉजी बहुत विशाल क्षेत्र होता है, जैसे कि पृथ्वी ही पूरी इकोलॉजी है, जबकि इकोसिस्टम या परितंत्र बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र भी हो सकता है और बहुत ही विशाल क्षेत्र भी हो सकता है। आइए मैं आपको बता दूं कि जो हैकल यानी कि अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी को और भी सरल भागों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बताया कि इकोसिस्टम जो होता है वो खुला परितंत्र होता है,
या खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है, मीन्स इसका क्या हुआ, खुला तंत्र का मतलब हुआ कि इकोसिस्टम में मानव का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जैसे भी इस रूम का टेम्परेचर कैसे है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हैकेल ने बताया कि इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है और यह प्रकृति का कार्यात्मक इकाई होता है, इकोसिस्टम या परितंत्र। तो यहाँ पर इकोसिस्टम के घटक के अगर बारे में बात करें या पारिस्थितिकी के बारे में अगर बात करें, इसके दो घटक होते हैं। इसके घटक के कौन कौन से इसके दो घटक है, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक को हम कहेंगे कि यह जो है सजीव को ही हम जैविक घटक कहेंगे, ठीक है, सजीव को जैविक घटक कहेंगे, जबकि निर्जीव को हम अजैविक घटक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैविक घटक में कौन कौन से आएंगे, उत्पादक आएगा और उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये सभी सजीव की श्रेणी में आते हैं। जबकि अजैविक घटक को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक अकार्बनिक और दूसरा कार्बनिक घटक, उसे हम एक तरह से निर्जीव कह सकते हैं, ठीक है। तो इस घटक को हम समझ लेते हैं। उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, ठीक है, उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे ये उत्पादक होते हैं। फिर उपभोक्ता को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि शाकाहारी, जैसे खरगोश, बकरी, ये प्राथमिक उपभोक्ता। आप इस तरह से समझिएगा प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हैं, जैसे उत्पादक को जो डायरेक्ट खाता हो, जो उत्पादक को डायरेक्ट खाता हो, डायरेक्ट उसे लेता हो, जैसे कि यहाँ पर खरगोश, बकरी, ये उत्पादक को डायरेक्ट लेते हैं। जबकि द्वितीयक उपभोक्ता इनके ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे कि मानव, शेर, कुत्ता, इस तरह से जो कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर बात करेंगे तीसरा घटक जो है वो अपघटक है, ठीक है। तीसरा जो अपघटक है इसमें बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं। इन्हें हम अपघटक को सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्षेत्र में कोई जानवर मर जाता है तो उसे पहले तो कुत्ते खाते हैं, फिर उसके बाद जो उसका अवशेष बचता है उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो उसे मिट्टी में मिला देते हैं, और वहाँ पर कुछ दिनों के बाद आप जाकर देखेंगे वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। इसका मतलब वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया थे जो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ये सफाई कर्मचारी भी इसे कहते हैं। इस ऑप्शन में से अगर पूछा जाए सफाई कर्मचारी किसे कहेंगे, तो अपघटक को हम सफाई कर्मचारी कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक जैसे कि एक अकार्बनिक घटक होता है और एक कार्बनिक घटक होता है। अकार्बनिक घटक जैसे कि मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान, ताप, और कार्बनिक घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ। एक चीज़ और बता दें आपको कि जो इकोसिस्टम होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर दोनों में से अगर एक नहीं रहेगा तो हमारा इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा। इकोसिस्टम में दोनों को होना बहुत ही अनिवार्य होता है, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों का होना मुख्य रूप से अनिवार्य होता है। आइए बात करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। ये भी आपको बता दें कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर उत्पादक कुछ पौधे हैं, पौधों के पास अगर 100% ऊर्जा है, पौधों के पास अगर 100% ऊर्जा है तो 100% में से 90% वह ऊर्जा अपने को ग्रो करने में लगाएगा वह पौधा, ठीक है। 100 में से 90% ऊर्जा अपने को ग्रो करने में वह पौधा लगाएगा। 10% शेष उसमें एनर्जी बचेगी, 10% जो इस पौधे को खाएगा उसे 10% ऊर्जा मिलेगा। फिर ये जो इस पौधे को 10% वाला जो खा रहा है, जैसे कि शाकाहारी जीव खा रहे हैं, 10 में से ये 9 तो अपने को ग्रो करने में लगा देंगे, 1% ऊर्जा इसमें बचेगा, इसको जो खाएगा उसको मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये जो है ऊर्जा कम होता चला जाता है। यानी कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, पूछा जाए कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आइए बात करते हैं अब आगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कदम उठाए गए हैं पर्यावरण को लेकर। जैसे पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन है, 5 जून 1972 को पर्यावरण सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन हुआ, और इसी दिन घोषित किया गया कि 5 जून 1972 से क्या मनाया जाने लगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस इसी दिन से मनाया जाने लगा। नेक्स्ट बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ, ओजोन क्षरण
बहुत तेज़ी से हो रहा था, जो कि ओजोन की परत को रोकने के लिए, ओजोन की परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में किया गया, 16 सितंबर 1987 में। तभी से लेकर 16 सितंबर को, अब से जो कि 16 सितंबर को क्या ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये रही बात एक तरह से इकोलॉजी या इकोसिस्टम या फिर हम कहें पारिस्थितिकी के बारे में। ये रही बात इकोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।